यस। तो जो आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक टेबल में, ये टॉपिक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे। ये टॉपिक आप देखिए यहाँ पे, टॉपिक का नाम है एटॉमिक रेडियस। वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मैं आपको रफली बताता हूँ एटॉमिक रेडियस क्या होता है, फिर इसकी टाइप्स हैं अलग अलग तरह की, वो डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज कर लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, और न्यूक्लियस के बाहर ये शेल है। लेट अस सपोज हम दो शेल सपोज कर लेते हैं, शेल 1 एंड शेल 2। तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेके लास्ट शेल तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियाई या फिर रेडियस। अब ये एटम का है तो एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या बनी एटॉमिक रेडियस की? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन from center of nucleus to the last shell electron is called atomic radii. एटॉमिक रेडियाई सर अगर ऑफ छोटा, एन आइसोलेटेड एटम क्यों कहते थे? ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर एक एटम के साथ दूसरा एटम जुड़ा हुआ है तो एक एटम का दूसरे एटम पे इफेक्ट आता है। तो अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो हमें एक ही एटम को कंसीडर करना है, इसलिए हम आइसोलेटेड वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड मतलब हम उसको अकेले में पढ़ना चाहते हैं। तो यू गॉट दैट ना। तो आइसोलेटेड वर्ड वैसे यहाँ पे तो नहीं है फिलहाल, आगे आएगा तो मैं दोबारा समझाऊंगा। तो एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? एटॉमिक रेडियाई का जनरल डेफिनेशन आप समझ सकते हैं। इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस to the last shell electron is called atomic radii. अब देखो एक जनरल सी चीज, आपको मैं एक शॉर्टकट याद दिलाता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ। देखो शॉर्टकट क्या है। जैसे ये ग्रुप 1 है, तो ग्रुप 1 का देखो शॉर्टकट क्या बनेगा, जरा ध्यान से देखना। ग्रुप 1 का शॉर्टकट बनेगा हमारी लीना, ये LINA को इकट्ठा कर दो, लीना की रब रब से से फरियाद। फरियाद। तो ये मैंने इस तरह से कुछ शॉर्टकट बनाए हैं। तो जैसे एक बार दोबारा बताता हूँ, हमारी लीना की रब से फरियाद, ये हो गया इसका शॉर्टकट, जिससे आपको ये याद हो जाए ग्रुप 1। और कभी भी पीरियड की जरूरत पड़े ना तो पीरियड 2 ले लेना, ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब इधर से भी शॉर्टकट देख लो। बोरोन को कहते हैं बोरोन फैमिली, 14 को कहते हैं कार्बन फैमिली, 15 को कहते हैं नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन जो है 16 इसे कहते हैं चैल्कोजेंस, इसे कहते हैं हेलोजेंस, और ग्रुप 18 को कहते हैं नोबल गैसेस। एक शॉर्टकट देख लो बस वैसे ही। ग्रुप 16 को याद करना हो तो उस से टेको, तो आप देखो बड़े इजीली आराम से याद हो जाएगा। OS उस से टेको, तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। ये जो नीचे वाले एलिमेंट बने हैं ना, ये न्यूली डिस्कवर हैं, ये रेडियो एक्टिव हैं, ये इतने यूज नहीं होते, और ये अभी कुछ दिन पहले इनके नाम आए हैं। फिर उसके बाद आ जाओ ये वाला ग्रुप 17, जिसे हम कहते हैं हेलोजन। तो ये है फिर CBI। देखो ध्यान से, F को बोल दिया, फिर पहले लेटर उठा लिए CBI। और इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, हीरो ने, HE को हीरो बोला, हीरो ने औरों को जीरो, ये जीरो बस ऐसे बना दो, जीरो बनाया बस। तो कोई सेंस बने चाहे ना बने, हमें सीक्वेंस याद हो जाएगी और हम इस तरह से काफी चीजों के की डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं अपने आप। अब जो ग्रुप 2 है, ग्रुप 2 का देखो क्या बनाया है मैंने अपने टाइम में ऐसे बना के याद किया था, जिससे मैं पीरियोडिक टेबल को फटाफट बना लूं और जो कोई पूछे टीचर तो मैं आंसर बता पाऊँ। तो मैंने ये अपना मेथड बताया, आपको नहीं अच्छा लगेगा आप अपने हिसाब से चेंज करके कुछ और बना लो, अच्छा सा बना लेना। जैसे मैंने ये ग्रुप 2 को ऐसे बनाया था, BEMG को मैंने बना दिया बेगम। मतलब ये मुझे ऐसे याद हो गया, बेगम का सिर बड़ा, वो ताज होता है ना ताज, वो उसके हिसाब से, तो इस तरह से बना दिया, बेगम का सिर BARA बड़ा बोल दिया। तो इस तरह से देखो सेंस बने चाहे ना बने, बस मेरा ये मोटो है कि आप एलिमेंट्स के नाम याद कर पाए बस। तो एलिमेंट्स के अगर नाम याद हो गए तो इससे बढ़िया क्या है, बस नाम याद हो गए तो हम बड़े आराम से आगे बता सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे मैं एटॉमिक रेडियस की बात कर रहा हूँ, तो एटॉमिक रेडियस आपको समझ में आ गया क्या होता है, और इससे हमें साइज के बारे में पता चलता है, साइज के बारे में। अब आपको पता है ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम। अब जरा समझना, जैसे मैं यहाँ पे शॉर्टकट बनाऊं, हमारी लीना की रब से फरियाद, बस ये 4 ही लिखे मैंने। अब कन्फिग्रेशन लिखता हूँ 1, ये होता है इसका अपना एटॉमिक नंबर 3, 11, 19।
अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1, इसकी लिखूं 2 1, इसकी लिखूं 2 8 1, इसकी लिखूंगा 2 8 8 1। अब आप देखो जैसे ही मैं नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पे के शेल है, यहाँ पे एल हो जाता है अगले में, उससे अगले में एम, उससे अगले में एन। तो आपको ना एक्सप्लेन करना वैलेंस बड़ा इजी इलेक्ट्रॉन है। सेम है सर। हाँ, तो यहाँ से हमें क्या चीजें समझ में आती हैं, एक्चुअली हम साइज की बात कर रहे हैं, तो साइज से रिलेटेड क्या चीजें समझ में आती हैं कि एज वी गो डाउन द ग्रुप, देखो आपके सामने एज वी गो डाउन द ग्रुप, तो पहले वाले पीरियड में, ये पीरियड 1 हो गया ना, पीरियड 2 पीरियड 3, इस तरह से पहले वाले का एक शेल है, दूसरे वाले में 2 शेल हो जाते हैं, तीसरे वाले में 3 शेल, चौथे वाले में 4 शेल। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप शेल बड़े हो रहे हैं, यानी साइज बड़ा होगा। अलोंग द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। तो ये हमने 10th में भी पढ़ा था, अभी दोबारा पढ़ लिया। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं दोबारा? क्योंकि हमारे पास एटॉमिक साइज आया है 10th की कॉन्टिन्यूटी से, और एटॉमिक साइज इज रिलेटेड विद एटॉमिक रेडियाई। तो हमने एक नॉर्मल सी बात की और ग्रुप में बात कर ली क्या होता है। अब बात करते हैं पीरियड में। अब पीरियड का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, अब इसको ध्यान से समझना। पीरियड में हम ले लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नोबल नहीं लिया मैंने क्योंकि नोबल का साइज बड़ा होता है। अब इसका एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। अब मैं अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो कुछ इस तरह से है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे पीरियड में साइज के बारे में बताओ, तो एक बार तो देख के यही लगता है कि साइज सेम रहेगा, क्योंकि शेल 2 ही हैं, के एल के एल के एल के एल लास्ट तक जाते जाते। बट एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका साइज है एटॉमिक साइज, ये डिक्रीज होता है एक्चुअल में। अब आप रिकॉल करो 10th में क्या पढ़ाया था मैंने। देखो 10th में आपने क्या पढ़ा था, जैसे लिथियम है तो यहाँ पे लिथियम के न्यूक्लियस की पावर है 3, मतलब 3 प्रोटॉन, 3p मतलब 3 प्रोटॉन। जैसे जैसे आगे जाओगे तो न्यूक्लियस के प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हो गए 9 प्रोटॉन। तो शेल तो सेम ही रहेंगे, मतलब शेल तो 2 ही रहेंगे, बट फर्क क्या है अट्रैक्शन का। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर 3 है, यहाँ पे न्यूक्लियर पावर 9 है, तो किसकी अट्रैक्शन ज्यादा है? देखो यहाँ पे शेल 2 ही है, देखो जैसे ये न्यूक्लियस है, ये शेल 1, ये शेल 2, और यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर है 3। यहाँ तक जाते जाते न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर है 9 प्रोटॉन और शेल 2 है। तो जो ये 3 प्रोटॉन है ना, ये शेल को अपनी तरफ खींचेंगे तो सही, बट ज्यादा फोर्स से नहीं खींच सकते। अगर न्यूक्लियस की पावर 9 है तो ये ज्यादा फोर्स से खींचेंगे और ये शेल न्यूक्लियस के थोड़े से पास आ जाएंगे, तो साइज आपका हो जाएगा स्मॉल। इसे कहते हैं साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रोटॉन को कहते हैं चार्ज, अट्रैक्शन बढ़ जाना। तो अभी आई गेस आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ग्रुप वाला तो बहुत इजीली समझ में आ जाता है क्योंकि शेल बड़ा ही हो रहा है तो साइज बड़ा हो गया। पीरियड वाला जरा टाइम लगता है बच्चों को। पीरियड को फिर से देखो, along the period atomic size decreases। क्यों डिक्रीज करता है? क्योंकि along the period number of shells remain same। शेल तो सेम ही रहते हैं, शेल सेम रहने का मतलब साइज सेम होना चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर भी मैटर करता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर को कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर है 3, यहाँ पे न्यूक्लियस की पावर है 9, तो ये खींचेगा शेल को अपनी तरफ, बट फोर्स ज्यादा नहीं होगी। 9 वाला ज्यादा फोर्स से खींचेगा और ये पास में आ जाएगा, ये शेल क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे, और साइज हो जाएगा छोटा। तो कोई आपसे पूछे भी पीरियड में एटॉमिक साइज को क्या होता है, तो आप बताइए पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से शेल कम क्लोजर एंड साइज बिकम स्मॉल। साइज इन कंपैरिजन बिकम स्मॉल और डिक्रीजेस। नाउ लर्न इट। अब देखो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस बोलिए या कोवलेंट रेडियाई बोलिए। तो कोवलेंट रेडियस को समझने से पहले हम कोवलेंट बॉन्ड समझ लेते हैं एक बार दोबारा। क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड और फिर क्या होती है हमारी कोवलेंट रेडियाई। तो कोवलेंट बॉन्ड जस्ट रिकॉल करो, क्या होता है कोवलेंट बॉन्ड? बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा ही था ना कुछ कोवलेंट बॉन्ड।
अब देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको कोवलेंट बॉन्ड दिखाता हूँ और समझाता हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो टॉपिक का नाम है जो अब हम करने जा रहे हैं, दैट टॉपिक इज कॉल्ड कोवलेंट कोवलेंट रेडियाई। समझना जरा ध्यान से। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से शेयरिंग कर लेता है, ये यहाँ से शेयरिंग कर लेता है, और हम इसको कहते हैं कि इस एटम का के सेंटर से लेके इस एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, है ना। ये कोवलेंट बॉन्ड है इमेजिनरी। तो अब अगर मुझे रेडियस बताना है तो इसका हाफ ही हुआ ना। अगर ये इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का अट्रैक्शन है, तो अगर मुझे रेडियाई बताना है, कोवलेंट रेडियाई, तो कोवलेंट बॉन्ड का हाफ, तो इसका हाफ कर दो। ये आपने हाफ किया तो ये हाफ हो गया, तो इस हाफ को हम कहते हैं कोवलेंट रेडियाई। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कोवलेंट रेडियाई क्या होता है। ये रेडियस हमने पढ़ा विदाउट बॉन्ड, मतलब ये किसी के साथ नहीं, अकेला रेडियस। बट आपको पता है एटम अकेले तो होता नहीं, वो किसी के साथ होगा, या तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ऐसे बॉन्ड बनाएगा। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कोवलेंट रेडियाई। तो देखो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड दिखाया, कोवलेंट बॉन्ड दिखाने के बाद हमने उसका हाफ रेडियस निकाल लिया, और हाफ रेडियस को हम कहते हैं कोवलेंट रेडियाई। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या होता है कोवलेंट रेडियाई। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो जरा डेफिनेशन पढ़ के क्या कह रही है डेफिनेशन, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या कह रही है डेफिनेशन? डेफिनेशन कह रही है defined as one half of the distance, defined as one half of the distance between the nuclei of two covalently bonded, यानी दो covalently bonded के सेंटर का हाफ डिस्टेंस। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल्स, क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो नॉन मेटल में बनते हैं। लिख लो बेटा इसको, जल्दी से लिख लो और याद कर लो। पेपर में आए तो ये वाली डायग्राम बनाओ, डायग्राम इसकी ना भी बनाओ तो फॉर्म डेफिनेशन यही आएगी। So what is covalent radius? Defined as one half of the distance between the nuclei of two covalently bonded atoms, elements in a molecule. This is generally used for non-metals. Keep in mind, generally used for non-metals. क्योंकि जो कोवलेंट बॉन्ड है ये नॉन मेटल में बनता है, और मेटल नॉन मेटल में आयनिक बॉन्ड बनता है। तो हमें ये पता चल गया कि कोवलेंट रेडियस क्या होता है, वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जैसा आपके सामने मैंने दिखाया। अब हम चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, और हमारी ये स्लाइड क्या कहती है देखो। अब जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक का नाम है आयनिक रेडियस। लो जी, आयनिक रेडियस मतलब आयनिक बॉन्ड वाला। समझ में आया ना? तो देखो जरा मैं यहाँ लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। अभी जो हम टॉपिक समझ रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस। अब देखो एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है, यही होएगा ना। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा तो आयनिक बॉन्ड बन गया। जैसे NaCl है, तो NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है। क्यों होता है? क्योंकि Na प्लस होता है, Cl नेगेटिव होता है, तो यही मान लो। तो एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को खींचता है, तो इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है आयनिक का, उसे आप क्या बोल सकते हो? उसका हाफ ले लो या उसके डिस्टेंस को आप मेजर कर लो समहाउ, तो उसे हम बोलेंगे आयनिक रेडियाई। लो देखो जरा डेफिनेशन देखो, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है। डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस from the center of nucleus of ion up to which it exert its influence on electronic cloud। जैसे इसको मैं समझाता हूँ दोबारा। जैसे ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के सेंटर से लेके जहां तक वो अट्रैक्शन दे सकता है, पॉजिटिव के सेंटर से लेके जहां तक वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, वो डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, है ना। तो आप उसे किस कैटेगरी में ले सकते हैं? एटॉमिक रेडियाई। अच्छा, कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, जैसे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का हाफ डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसका जो भी यहाँ तक अट्रैक्ट करने का तरीका होगा, तो आप उस तरीके से भी लिख सकते हो हाफ डिस्टेंस। बट हमारी एनसीईआरटी बुक में ये इस तरह का नहीं लिखा हुआ, बट आप अपनी एक्स्ट्रा बुक देखोगे तो ये भी मिल जाएगा वन हाफ करके भी। तो हम इसको इस तरीके से समझ लेते हैं, डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस। मतलब अगर मैं इसे इरेज करके दोबारा बताऊं तो यहाँ पे खिचड़ी पक गई है, इरेज करके दोबारा बताता हूँ। देखो क्या मतलब है कहने का। जैसे मान लीजिए आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है,
या आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपनी सराउंडिंग में कहाँ तक नेगेटिव को अट्रैक्ट कर सकता है, यानी ये नेगेटिव अपनी सराउंडिंग में कहाँ तक अपनी अट्रैक्शन दे सकता है, तो उसे हम कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर से लेके जहां तक अट्रैक्ट कर सकता है, इसके सेंटर से लेके जहां तक ये अट्रैक्ट कर सकता है, इसे कहते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस। लो जी, डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, जैसे मैंने यहाँ सेंटर लिया, ऑफ आयन, आयन कोई भी हो सकता है पॉजिटिव और नेगेटिव, अप टू विच मतलब जहां तक एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, क्योंकि आसपास अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो है तो उनके इलेक्ट्रॉन ही ना उन्हीं को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सोलो जी से याद कर लो। और क्या डेफिनेशन है, आयनिक रेडियाई आर द मेजर ऑफ द एटम्स आयन इन अ क्रिस्टल लैटिस, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ये देखो हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस दैट आर बेयरली टचिंग ईच अदर। तो ये वाली डेफिनेशन आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा बुक में ये मिल जाएगी आपकी एनसीईआरटी में ये वाली, और ये ज्यादा इफेक्टिव भी है। ठीक है जी, सो यू लर्न इट एंड नोट इन योर कॉपी। हाँ जी, अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। ये क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, देखो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, समझो जरा इसको ध्यान से। देखो आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयंस हैं, जैसे ये सोडियम है, आप इसे अरेंज कर दो, इसको ना 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से 3 डायमेंशनल अरेंज करोगे ना तो एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बन जाएगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसे कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। मतलब ऐसे समझ लो, आपने नमक की डली देखी है, नमक का सॉलिड फॉर्म देखा हुआ है ना, तो वो जो नमक का सॉलिड फॉर्म है ना वो 3D है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। यानी किसी भी सब्सटेंस का 3D, आयनिक सब्सटेंस का 3D मतलब उसका सॉलिड फॉर्म जैसा वो दिखता है। जैसे आपको नमक के जो डलियां होती हैं, जो नमक के आप बोलो स्टोन होते हैं नमक के, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। मतलब 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, जैसे हमारी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट कैसे दिखेगा ऊपर से, तो वो उस तरह का क्रिस्टल लैटिस होता है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगले टॉपिक का नाम है हमारा वैन डर वाल रेडियस। बहुत इंपॉर्टेंट है वैन डर वाल रेडियाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो ये टॉपिक क्या कहता है, वैन डर वाल्स और रेडियाई। तो हम रेडियाई पढ़ रहे हैं, तो रेडियाई करते हुए वैन डर वाल रेडियाई भी आ गया। अब देखो वैन डर वाल रेडियाई क्या कहता है कि मान लो दो मैटर हैं पास में पड़े हैं, उनके आपस में कोई बॉन्ड नहीं है, आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, दो मैटर हैं पास में, आपस में कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो उनके सेंटर से लेके सेंटर तक का जो हाफ डिस्टेंस है उसे कहते हैं वैन डर वाल रेडियस। तो बेसिकली वैन डर वाल फोर्स क्या होती है पहले तो ये सुन लो। जैसे मान लो ये एक मैटर है, ये एक मैटर है, तो ये मैटर इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ है, तो ये मॉलिक्यूल 1 ये मॉलिक्यूल 2। तो मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 में एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं है बट ये पास में है, तो एक्चुअल में कोई फोर्स नहीं बट ये पास में है, तो इनका हाफ डिस्टेंस को कहा जाता है वैन डर वाल। क्योंकि वैन डर वाल जो है ना क्या होता है, जैसे भाई बहन है तो वो आपस में बॉन्डेड है, ठीक है जी। अब इसी तरह से कोई पड़ोसी है ना, तो वो आपस में बॉन्डिंग नहीं है, तो ये वैन डर वाल अट्रैक्शन हो गई, तो इसका रेडियस बोलेंगे वैन डर वाल रेडियाई। तो वैन डर वाल रेडियाई का मतलब ये है कि वो मॉलिक्यूल्स जिनकी आपस में, जैसे मॉलिक्यूल 1 मॉलिक्यूल 2 है, इनकी आपस में कोई एक्चुअल में कोई बॉन्ड नहीं है, ना तो आयनिक बॉन्ड ना कोवलेंट बॉन्ड, बट पास होने के कारण ये अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनका जो हाफ डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं वैन डर वाल रेडियाई। जैसे भाई बहन है और पड़ोसी है, तो भाई बहन के साथ आपकी बॉन्डिंग है, पड़ोसी आपका जान पहचान है क्योंकि पास में रहता है, तो जो बॉन्डिंग है आपकी या जान पहचान है उसे हम बोलेंगे वैन डर वाल रेडियाई। तो जो मैंने समझाया ना एग्जाम्पल, बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, इसका आंसर देखो, लिख भी लेना आंसर। देखो यहाँ ये दो मॉलिक्यूल दिखाए, तो इसमें एक्चुअल में बॉन्ड है, इधर एक्चुअल में बॉन्ड है क्योंकि जुड़े हुए हैं। यहाँ मॉलिक्यूल 1 और 2 में यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, मतलब मान लो ये दो पड़ोसी हैं, है ना, ये भाई बहन है, ये भाई बहन है, ये पड़ोसी है, इनका पड़ोसी का आपस में पास होने के कारण जो डिस्टेंस है उसे वैन डर वाल कहते हैं, एक्चुअल में कोई बॉन्डिंग नहीं होती। देखो डेफिनेशन, डिफाइंड एज 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms। isolated मतलब ज्यादा एटम ना हो, मतलब कम एटम्स के बीच में, ज्यादा एटम हो तो एक दूसरे की इंटरेक्शन आ जाएगी, तो आइसोलेटेड का मतलब होता है कम एटम्स की प्रेजेंस में। जैसे मैंने मान लो कोई बच्चा है मेरे स्कूल में, वो शरारत कर रहा है बहुत ज्यादा और मैंने उसकी डांट लगानी है, और मैं चाहता हूँ कि पता ना चले किसी को, तो मैं क्या बोलूंगा, क्लास के बाद ये एक्स बच्चा वाई बच्चा रुक जाओ,
सबको भेज के उनको फिर अच्छे से डांट लगाऊंगा भी तुम क्या करते हो, पढ़ते नहीं इस तरह से। तो वो हो गया आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब जब एटम्स कम हो, तो कम एटम हो तो स्टडी जो है उसके क्रिस्टल्स की स्टडी अच्छी होती है, तो यही मतलब है। डिफाइंड एज वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड। नॉन बॉन्डेड समझ रहे हो ना, जैसे मैंने बताया ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, इनका आपस में कोई एक्चुअल बॉन्ड नहीं है पर ये पास है। जैसे पड़ोसी होते हैं, तो पड़ोसी हमारा ना तो भाई बहन कुछ नहीं होते, बट हमारे पास होने के कारण जान पहचान बन जाती है, तो ये वाली बॉन्डिंग की बात हो रही है। तो बिलोंगिंग टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट, और ये सॉलिड स्टेट में ऐसा होता है। तो in addition to not being covalently bonded, the atom must also not be same molecule। मतलब ये सेम मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं ऐसा समझ लीजिए, और ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो खैर इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें मोटा मोटा याद करना है व्हाट इज वैन डर वाल रेडियाई। So what is van der Waal radii? It is the one half of the distance between two non-bonded molecules, two non-bonded molecules in their solid state। बस ऐसे छोटा सा बना लो। It is defined as the one half of the distance between two non-bonded molecules या atoms in their solid state। लो बेटा इसे नोट कर लो और याद करो।